हाँ जी, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस सीरीज़ ऑफ वीडियो लेक्चर्स में। आज काफ़ी दिनों बाद अपनी फिर से मुलाकात हुई है, पर आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई है और ये अभी रिसेंटली पास कर दिया गया है पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, अभी ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, अमेंडमेंट क्यों होता है? संशोधन। तो इससे पहले अभी कौन सा एक्ट था पावर में? वो था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो उसमें अमेंडमेंट किया गया है, सॉरी 2024 नहीं, इसको 25 कर देना, 2025 होगा ये जी। अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि क्या होता है ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। ये वैसे इंट्रोड्यूस तो 2024 में किया गया था और अभी पास हुआ है, 2025 में पास हुआ है। इंट्रोड्यूस 2024 में ही कर दिया था। 1995 वाले एक्ट को अमेंड किया है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो वक्फ होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट को एक तरीके से उसका मैनेजमेंट सुधारना। अब ये अपन समझे कि वक्फ क्या होता है। दोस्तों, क्या होता है कि इस्लाम में उनकी रिलीजियस प्रॉपर्टी, जो धार्मिक संपत्ति होती है ना, उसके मैनेजमेंट के लिए एक वक्फ का गठन किया जाता है। वक्फ बोर्ड को बनाया जाता है। जैसे हमारे हिंदुइज्म में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड है। तो एक पर्टिकुलर देवी देवताओं का हमारे एक बोर्ड है। तो बोर्ड का काम होता है कि उस रिलीजियस प्रॉपर्टी की देख रेख करना। तो अगर वैष्णो देवी से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उनका इवन बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ भी है, वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देखता है। वैसे ही इस्लाम में भी एक वक्फ बोर्ड है। वो पूरी जितनी भी इस्लाम की प्रॉपर्टी है भारत में, उसकी देख रेख करता है। तो अब इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है और अब इसका नया नाम हो गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, उम्मीद। ठीक है, अब अपन इसमें सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि क्या क्या मेजर बदलाव किए गए। जो पहले 1995 में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और अभी जो 2024 वाला अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। ठीक है, पहली चीज़, वक्फ का मतलब अपने को पता चल गया। अब ओनरशिप रूल। तो पहले क्या होता था? वक्फ बाय यूज़र किया जाता था। वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म यूज़, यानी कि अगर मान लो कोई सी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, मान लो कोई रेलवे स्टेशन है या इवन किसी की प्राइवेट लैंड है, उसको अगर लंबे समय तक वक्फ की प्रॉपर्टी की तरह यूज़ किया जा रहा था तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो कोई रेलवे स्टेशन है, अब वहाँ पे कई सालों से लोग नमाज़ पढ़ते हैं, या मान लो कोई सड़क है जिस पर कई सालों से लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अब क्योंकि कई सालों से वो कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो वक्फ की ज़मीन बन गई। तो इसको बोलते हैं वक्फ बाय यूज़र। ये पहले हुआ करता था, अभी अमेंडमेंट होने से पहले यही था। तो अगर मान लो आपकी कोई संपत्ति, आपका कोई खेत है और उस पर अगर वक्फ वाले कब्जा कर लेते हैं इस बुनियाद पे कि भाई इस पर तो हम कई समय से नमाज कर रहे थे या हमारे काम में ले रहे थे, तो आप उसको मना नहीं कर सकते फिर। तो ये एक तरीके का इंक्रोचमेंट, एक तरीके का अतिक्रमण होता था वक्फ का, और ये कई बार लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर देता था। तो मान लो आप एक बार खुद के ऊपर लेके देखो, अगर आपकी पर्सनल ज़मीन है और कोई वक्फ उसके ऊपर कब्जा कर ले तो आपको कैसा लगेगा? तो इस चीज़ को नए वाले अमेंडमेंट एक्ट में रिमूव कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बाय यूज़र का क्लेम है ना, अब ये नहीं चलेगा। अब अगर वक्फ की कोई भी संपत्ति है ना, तो उसका लीगल प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आप कहते हो ना कि ये ज़मीन वक्फ की है, तो आपके पास उसके पेपर होने चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है अथॉरिटी, अधिकार का। तो पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड जो है वो डिसाइड करता था किसी भी ज़मीन का या प्रॉपर्टी का स्टेटस। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि ज़मीन वाला अगर मान लो वक्फ ने अतिक्रमण कर लिया, तो आप केस कहाँ पे करोगे? आप केस करोगे वक्फ बोर्ड में। और वक्फ बोर्ड में पहले क्या होता था कि
सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स ही होते थे, सिर्फ मुस्लिम और मेल मेंबर्स ही होते थे, मेल मुस्लिम्स। तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते थे। आपको अगर आपकी ज़मीन छुड़वानी है या आपका कोई भी लीगल इशू है तो आप वक्फ बोर्ड में जाओगे। और ये भी होता है कि वक्फ बोर्ड में क्योंकि ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं और सिर्फ मेल मुस्लिम्स हैं, तो वो हो सकता है कि वो मुस्लिम पक्ष की तरफ ही अपना न्याय दे। तो वो जो न्याय होता था वो मोस्ट ऑफ द केसेस में न्याय होता ही नहीं था, वो अन्याय होता था एक तरीके से। अब इसको चेंज कर दिया है और अब कहा है कि अब अगर इस तरीके का कोई भी डिस्प्यूट होता है या वक्फ का स्टेटस है ना, तो वो वक्फ बोर्ड नहीं डिसाइड करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर डिसाइड करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मेंबरशिप। पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मैंने बताया जैसे मेल और मुस्लिम मेंबर्स ही होते थे। अब जो ये वक्फ बोर्ड है ना, इसमें नॉन मुस्लिम्स को भी आना कंपलसरी कर दिया है कि किसी भी वक्फ बोर्ड में कुछ परसेंटेज जो लोग हैं वो नॉन मुस्लिम होंगे और महिलाएं भी होगी। तो इस तरीके से उन्होंने जो वक्फ को एक इंक्लूसिव थोड़ा सा चेहरा दे दिया है। इसलिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं ना, वो इस फैसले में सरकार के साथ खड़ी हुई है। अब चौथी चीज़ है अपील। पहले क्या होता था कि अगर आपको वक्फ बोर्ड ने जो न्याय दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ज़मीन आपकी नहीं है, या उन्होंने जो भी अपना न्याय दे दिया, अपनी वर्डिक्ट दे दी, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। अब ये चीज़ें सुधार दी गई है, अब आप चैलेंज कर सकते हो इसको 90 दिन के भीतर। आप उसको हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के बाद चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में आप उसको अपील कर सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं। मोटा मोटा अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें तो पहले जो एक तरीके से दादागिरी चलती थी ना वक्फ की, वो अब थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। तो इस बात को लेकर के भी हम देखते हैं जो ज़्यादातर डिस्प्यूट अभी हो रहे हैं, इसको कंट्रोवर्शियल बनाया ना, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स और उनके रिलीजियस लीडर्स, ये ज़्यादा परेशान हैं इन सब चीज़ों से। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो ज़्यादा इसमें मतलब वो इसकी तारीफ़ ही कर रहे हैं। अब अपन समझते हैं कि इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो जैसा अभी अपन ने डिफरेंस में देखा कि पहले वक्फ अपने इस क्लेम से बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर लेता था। कई बार जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वक्फ कोई सा भी क्लेम कर दे कि भाई हम लंबे समय तक इस ज़मीन पर नमाज़ पढ़ रहे थे तो अब ये ज़मीन वक्फ की हो गई। ऐसा कई बार प्राइवेट और गवर्नमेंट ज़मीन पर कर चुके हैं। इवन एक बार तो उन्होंने भोपाल के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बता दिया था कि ये वक्फ की ज़मीन है। तो ऐसा कई बार गलत क्लेम वक्फ वाले कर देते हैं, तो इसलिए इस सुधार की ज़रूरत थी, पहली चीज़। दूसरा, अभी अपन ने जैसे देखा वक्फ बाय यूज़र, साफ साफ पता लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं है, कोई पारदर्शिता की एक बहुत कमी नज़र आती है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो उसको इम्प्रूव करेगा नया अमेंडमेंट एक्ट। फिर कानूनी विवाद और अतिक्रमण वाली भी चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि आप अब अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये थी पुराने वाले एक्ट के साथ कमियां। अब नया जो संशोधन हुआ है 2024 में, उसमें क्या फ़ायदा होगा? एक तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और दक्षता सुधरेगी, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी जो है अभी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में, आर्टिकल 301 में 300 क्लॉज ए में, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्ट होगा। मान लो आपकी ज़मीन है और किसी ने कब्जा कर लिया, तो अब आप बेहतर तरीके से अपनी ज़मीन की सुरक्षा कर पाएंगे। और एक तीसरी चीज़, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब डिजिटलाइज रिकॉर्ड रखे जाएंगे, जैसे पहले इस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ करता था, अब डिजिटलाइज रिकॉर्ड होंगे। तो ये चीज़ें पहले से ज़्यादा सुगम हो जाएगी। अब हो सकता है फ्यूचर में चल कर के वक्फ की ज़मीन का जो है वो एक सैटेलाइट सर्वे कर ले, ड्रोन सर्वे कर ले और उसके बाद एक डिजिटल रिकॉर्ड उनका बना ले, तो उन सब से क्या होंगे, डिस्प्यूट कम हो जाएंगे और लैंड रिकॉर्ड मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके हम देखते हैं सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव क्या क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज़, जैसा अभी आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो भ्रष्टाचार को कम कर देंगे। दूसरी चीज़, निष्पक्षता। अभी हमने देखा कि पहले सुनवाई करता था वक्फ बोर्ड,
वक्फ बोर्ड, जिसके मेंबर होते थे सिर्फ मेल मुस्लिम्स। तो ये हमेशा बायस्ड होता था, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ बायस्ड होता था। तो अब वो बायसी नहीं रहेगी, अब वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक तरीके से निष्पक्षता होगी, क्योंकि अब सुनवाई कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा, जो कि एक किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं है, जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। तीसरी चीज़ समावेशिता। भाई अब पहले मैंने कहा कि सिर्फ मेल मुस्लिम हुआ करते थे, अब महिलाएं और नॉन मुस्लिम भी उसके पार्ट हैं वक्फ बोर्ड के। तो एक इंक्लूजन हो गया ना, सोसाइटी में एक इंक्लूसिविटी आएगी वक्फ बोर्ड में। तीसरी चीज़ प्रोटेक्शन। आम लोगों का या उन लोगों का जिनकी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया जाता था, उनका भी प्रोटेक्शन अब सुनिश्चित कर दिया जाएगा। फिर रेवेन्यू। अब क्या होगा कि जब चीज़ें अच्छे से मैनेज करेंगे, ज़मीन का, प्रॉपर्टी का अच्छा मैनेजमेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं जो है रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प होगी। और ज़्यादातर क्या होता था कि वक्फ की जो ज़मीन है ना, उस पर बहुत सारे अपने मदरसे भी चलते हैं। तो अब आप क्या है, इन मदरसों को अच्छे से बेहतर रेगुलेट कर पाओगे। इसलिए कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो ये अमेंडमेंट हुआ है, ये सिर्फ कोई मुस्लिमों से बदला नहीं लिया है, ये बल्कि मुस्लिमों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ हुई है। पर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। कंजर्वेटिव मुस्लिम या कई लोग ऐसा देख रहे हैं कि ये उनके जो एक रिलीजियस ऑटोनॉमी है, एक धार्मिक स्वायत्ता है, उस पर सरकार का अतिक्रमण है। क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 28, 29 ये हमको एक फंडामेंटल राइट देते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसके तहत जो है कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे मदरसा वगैरह, उसको एक स्वायत्ता दी जाती है। तो कई लोग देख रहे हैं कि सरकार द्वारा ये आर्टिकल 28 और 29 का हनन है। आर्टिकल 28 और 29 में सरकार इंटरफेयर कर रही है। दूसरा है रिलीजियस राइट, वही वाली चीज़ है जो बताया आपको। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है वक्फ बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे वो ज़्यादातर सरकार द्वारा अपॉइंटेड होंगे। सरकार अपॉइंट करेगी तो गवर्नमेंट जो है वक्फ बोर्ड को एक तरीके से कंट्रोल करने लग जाएगी। तो गवर्नमेंट के हाथ में है जो है सारे वक्फ का कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगा। जो लोगों के मन में एक डर है, उसका टेंशन है। फिर कई मुस्लिम ग्रुप्स जो है वो अपना उनकी प्रॉपर्टी खोने का उनको डर है, तो उनका भी विरोध है। पर फिर भी मोटे तौर पे अगर देखा जाए, भले ही इसमें सुधार की कई आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें और सुधार की जा सकती है, पर 1995 वाले एक्ट के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू 1995 वाले अमेंडमेंट एक्ट से। हालांकि इसमें और अच्छी सुधार किए जा सकते हैं। इसमें माइनॉरिटी के कंसर्न को ध्यान में रख के उनको उनके साथ बेहतर बातचीत करके और इसका एक पीसफुल तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, ये आगे की राह होगी। तो आपके लिए सवाल यही है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया है, क्या ये सुधार और अधिकारों में संतुलन बनाता है? ये आरएस के लिए 100 नंबर में है और आईएस के लिए 150 वर्ड्स में है। Does the Waqf Amendment Act 2024 balances reforms and right? IS 150 words and RS 100 words. धन्यवाद।